Hello, my dear student. Now I am explaining the protein synthesis. चलिए, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। ये जो डॉट दिख रहा है कलरफुल, ये सब अमीनो एसिड है। इन अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ देते हैं, तो ये अमीनो एसिड का पॉलीमर बन जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बना हुआ अमीनो एसिड का यह पॉलीमर प्रोटीन बन जाता है। इसीलिए अमीनो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। अब ये प्रोटीन अलग अलग तरह से क्वाइल्ड होकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में 20 होते हैं। इन अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। इसी प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये एमआरएनए डिसाइड करता है। ये सीक्वेंस एमआरएनए डिसाइड करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 26 अल्फाबेट हो गए, हर अल्फाबेट को मैंने अमीनो एसिड मान लिया और उन अल्फाबेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्पेलिंग बनते हैं, अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। ऐसे ही अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं जो एंजाइम की तरह यूज होते हैं। ठीक है। अब आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये मैंने पिन लगाई कलरफुल। इन कलरफुल पिन को आप मान लीजिए अमीनो एसिड है ना, और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इंटरलिंक्ड होकर प्रोटीन की एक चेन बना रही है जिनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। अब क्या है ये? ट्रांसलेशन is the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide। अमीनो एसिड को जब मैं एक लाइन में जोड़ता चला जाऊंगा, एक सीक्वेंस में जोड़ता चला जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और मैं बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ूंगा तो बन गया पॉलीपेप्टाइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लावर्स की लंबी सी लड़ी हो गई, हर फ्लावर जो हो गया वो अमीनो एसिड हो गया, और जो धागा उनको जोड़ रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। सारे धागे, हर फ्लावर के बीच के धागे को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल लेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना। अब इसमें ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन को इन्होंने क्या बोला है? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का बना होता है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस बताता कौन है? एमआरएनए। एमआरएनए में इंफॉर्मेशन एक कोड लैंग्वेज के फॉर्म में होती है। उस कोड लैंग्वेज को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। जैसे इंग्लिश को हिंदी में चेंज करना ट्रांसलेशन होगा। ऐसे ही द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। ये जो बेसिस सीक्वेंस का बेसिस है, इनको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज में चेंज करना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। यानी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर 2 जीटीपी एंड 1 एटीपी। एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 2 जीटीपी और 1 एटीपी लगती है। तो अगर हमें 10 अमीनो एसिड जोड़ने हैं तो हमें 10 पेप्टाइड बॉन्ड लगे, है ना, और उनमें 2 जीटीपी और 1 एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दिस प्रोसेस आर रिक्वायर्ड अ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन ऑफ इलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड टर्मिनेशन। ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या है? चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए में क्या होगा? उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो एमआरएनए है
mRNA में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये mRNA का 5 एंड हो गया, यहाँ पर कैप लगी होती है, ये 3 एंड हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस 5 to 3 एंड होती है। तो ये जेनेटिक कोड हो गया। अब इस कोड का मीनिंग येलो अमीनो एसिड हो गया, इसका ब्लू अमीनो एसिड हो गया। इस कोड को अमीनो एसिड में ट्रांसलेट करने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और ये स्टॉप कोडॉन हो जाएगा, यानी इसके बाद अमीनो एसिड अटैच्ड नहीं होगा। ठीक है। एंड mRNA हैज एडिशनल सीक्वेंस that are not translated, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन और यूटीआर, मतलब जहां पे जेनेटिक कोड नहीं, जैसे कैप वाला पोर्शन है, कैप और एयूजी के बीच में कोई भी ऐसी कोड लैंग्वेज नहीं होती। तो जब कोड लिखा ही नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। हर इंग्लिश वर्ड के बीच में अगर कोई दूसरा वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो उसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसे उसको बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन are present at both 5 and 3 end of the stop and start codon. They are required for efficient translation process. कैसे? देखिए इस डायग्राम, ये कैप हो गया, ये यूटीआर हो गया, फिर ये स्टार्ट कोडॉन हो गया। तो स्टार्ट कोडॉन के पहले अनट्रांसलेटेड रीजन है और स्टॉप कोडॉन के बाद अनट्रांसलेटेड रीजन है। अनट्रांसलेटेड रीजन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस पार्ट में केवल एक इंफॉर्मेशन है। अगर हम mRNA को एक पेपर पेज मान लें, इस पेपर पर ये डायग्राम बनाया ना, इस पेपर पर इंफॉर्मेशन लिखी है, तो इंफॉर्मेशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए मुझे पेपर को पकड़ना पड़ेगा, तो पेपर को हम यहाँ से और यहाँ से पकड़ेंगे इस एरिया में। इसीलिए जब भी हम पेपर पर लिखते हैं तो कॉर्नर में और लास्ट कॉर्नर पे जगह छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ से हम पेपर को पकड़ेंगे। अगर मैं एकदम किनारे से लिखूंगा तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को कंजर्व कर रहे हैं, इसलिए बोला यूटीआर जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो राइबोसोम को अटैच करने में हेल्प करेगी, यानी पेपर को पकड़कर स्टडी करने में हेल्प करेगी। पेपर इज द mRNA, पेपर क्या हो जाएगा अपना mRNA हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब सबसे पहला स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है? देखिए, बीएमएम तो हो गया, बॉटनी बाय एमएम सर। टीआरएनए एक एक्टिवेटेड एंजाइम, ये एंजाइम दिख रहा है, इस एंजाइम में यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच होगा और यहाँ पर एटीपी अटैच होगा। एंजाइम बाइंड टू एटीपी एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर एंजाइम का स्पेसिफिक क्या? अमीनो एसिड। जब यहाँ पे बाइंड हो गया एटीपी की हेल्प से, अमीनो एसिड एटीपी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेड एंड स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। तो ये टीआरएनए यहाँ पे अटैच होगा, ये अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा और एटीपी से ये बाइंड हो जाएगा। तो जब टीआरएनए पर अमीनो एसिड अटैच होता है तो टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके लिए एटीपी लगते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में केवल चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए में ही एटीपी लगेगा। ठीक है। तो जब अमीनो एसिड इससे जुड़ जाता है टीआरएनए से तो एटीपी का काम हो जाता है। द टीआरएनए इज बाउंड टू द अमीनो एसिड एंड एएमपी इज रिलीज। यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट थे, यहाँ पे एएमपी मोनोफॉस्फेट बचा, यानी दो फॉस्फेट की एनर्जी अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने में लग गई। तो ये अपना क्या बन गया? चार्ज टीआरएनए, यानी टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड अटैच हो गया। तो इसके 3 एंड साइड पर अमीनो एसिड अटैच होता है और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो फ्रीली हैंग करता रहता है। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। द ट्रू स्टेट ऑफ इनिशिएशन इज ट्रांसलेशन। क्या है? पहले स्टेप पर mRNA हो गया, mRNA के स्टार्ट कोडॉन और कैप से राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जुड़ती है। mRNA bind to a small ribosomal cell unit and an initiated tRNA, यानी ये
AUG का अपोजिट क्या हुआ, UAC, bind to the mRNA at the start codon that read AUG and code for the methionine, ठीक है। तो फर्स्ट एंटी कोडॉन क्या हुआ, UAC हुआ, जो AUG का अपोजिट हुआ। तो स्टार्टिंग कोडॉन पर मिथियोनिन वाले टीआरएनए का अटैचमेंट होना क्या कहलाएगा, इनिशिएशन। सबसे पहले राइबोसोम अटैच होगा, फिर टीआरएनए अटैच होगा। टीआरएनए स्टार्टिंग कोडॉन से अटैच होगा और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट कैप एमआरएनए के कैप से अटैच होगा। फिर उसके अगले स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे राइबोसोम की लार्ज यूनिट राइबोसोम के स्मॉल यूनिट से अटैच हो जाएगी। अ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन द स्मॉल सब यूनिट allowing the ribosome to a function। जब राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी सी जुड़ जाएगी तो राइबोसोम एक्टिवेट हो जाएगा। द फर्स्ट टीआरएनए ऑक्युपाइड द पी साइट, ये पी साइट हो गई जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ए साइट जो दूसरे अमीनो एसिड की अटैचमेंट की है, ठीक है। अब ये इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। इनिशिएशन में AUG पर UAC आके जोड़ा एंटीकोडॉन, ये अमीनो एसिड फर्स्ट मिथ्योनिन हो गया। अब ए साइट पर ये दूसरा अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आके अटैच होगा। ये देखिए इस डायग्राम में आके अटैच हो गया। तो जैसे ही अटैच हुआ दूसरा टीआरएनए ए साइट पर, इसका सेकेंड अमीनो एसिड हुआ, तो अमीनो एसिड फर्स्ट और अमीनो एसिड सेकेंड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ये टीआरएनए यहाँ पे अटैच होता है तो ये जीटीपी लगता है, एक जीटीपी इस टीआरएनए के अटैच होने पे लगा, है ना। और एक टीआरएनए के चार्जिंग में क्या लगा था, एटीपी। इसलिए बोलते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड में बनने में 2 जीटीपी और 1 एटीपी लगता है, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल 23S RNA इन प्रोकैरियोट और 20S RNA इन यूकैरियोट। और ये दोनों आरएनए कहाँ मिलेंगे, लार्ज यूनिट में मिलेंगे राइबोसोम्स के। और ध्यान रखना इस पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है। हाँ, एक आरएनए जो एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है और इसमें कुछ भी एटीपी इन्वॉल्व नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में एटीपी इन्वॉल्व नहीं है, एटीपी केवल टीआरएनए की चार्जिंग में लगा था। इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, यानी ऐसा एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाए एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलॉन्गेशन, यानी यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन लंबी हो गई है। तो सेकेंड कोडॉन पे सेकेंड टीआरएनए आके अटैच हुआ, तो फर्स्ट टीआरएनए के अमीनो एसिड के लिए क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड COOH और NO NH2 के बीच में बनेगा। COH और NH2 के बीच में बनेगा। इसका COH ग्रुप इसके सॉरी इसका COH ग्रुप इसके NH2 ग्रुप से आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब ये अमीनो एसिड हो गया, यहाँ पे COH ग्रुप था और इसका ये क्या हो गया, NH2 ग्रुप। सॉरी, यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, COH ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये वाला टीआरएनए खाली हो गया क्योंकि इसका अमीनो एसिड यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। अब राइबोसोम शिफ्ट होंगे अलग कोडॉन पर, यानी CUA से शिफ्ट कहाँ पे होगा, CUU पर 5 to 3 डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो राइबोसोम की शिफ्टिंग हो रही है इधर, एमआरएनए शिफ्ट नहीं हो रहा, राइबोसोम शिफ्ट हो रहा है। तो जब राइबोसोम शिफ्ट होता है इसकी शिफ्टिंग को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसके शिफ्ट होने पर एक नया टीआरएनए आके अटैच हो गया CUU पर, ये आके अटैच्ड हो गया। जब ये आके यहाँ पे अटैच्ड हो गया है तो फिर इनके बीच में सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। तो ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस में एक जीटीपी खर्च होता है, ठीक है। और इसके चार्जिंग में एक एटीपी लगा, और जब ये 3 वाला अमीनो एसिड आके यहाँ पे अटैच हुआ तीसरे कोडॉन पर, तो वहां पे जीटीपी लगा।
तो जो 2 GTP और 1 ATP लग जाए। अब यहाँ सवाल ये पूछेगा कि ट्रांसलोकेशन में कितना शिफ्ट हुआ, तो हर नाइट्रोजन बेस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। तो 3.4 इंटू 3 मूवमेंट हुआ ट्रांसलोकेशन के केस में। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद आप देखेंगे कि जो ये AA3 है, AA3 ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया AA2 से। अब इसके बाद ये अलग हो गया, A2 वाला tRNA अलग हो गया। जब A2 वाला tRNA अलग हो गया, फिर राइबोसोम मूव करेगा ऊपर 1 कोडॉन, फिर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगा। तो ये वाला जो 4 वाला tRNA है GCU, ये किससे अटैच होगा? आके CGA से अटैच होगा, G वाला C से, C वाला G से। तो फिर ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये वाला tRNA यहाँ से क्या होगा? अलग हो जाएगा और ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो हर पेप्टाइड बॉन्ड में 2 GTP और 1 ATP लगेगा और लार्ज यूनिट में पाया गया पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। हर बार देखिएगा ये मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द नेक्स्ट कोडॉन। अब इस डायग्राम में देखिए, अब ये वाला जो A3 वाला tRNA था ये खाली हो गया। अब इसकी में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये आगे मूव करेगा। जब आगे मूव करेगा तो फिर ये इससे अटैच होगा, यहाँ पे फिर अटैच होगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? स्टॉप कोडॉन। जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे टर्मिनेशन। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के टर्मिनेशन में क्या होता है? इलॉन्गेशन अमीनो एसिड को ऐड करता है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और ये चेन तब तक बनती है जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता ट्रांसलेशन में। स्टॉप कोडॉन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। कैसे करता है? स्टॉप कोडॉन UAG, UAA या UGA होता है। स्टॉप कोडॉन का कोई भी tRNA नहीं होता। ठीक है। तो जैसे स्टॉप कोडॉन mRNA पे पहुंचता है राइबोसोम स्टॉप कोडॉन के mRNA के पास पहुंचता है, तो वहां पे ये रिलीजिंग फैक्टर अटैच हो जाता है। ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है? राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को रोक देता है और एनर्जी खर्च करता है, जिससे दोनों राइबोसोम की यूनिट अलग हो जाती है। फिर उसके बाद tRNA से प्रोटीन अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें स्टॉप कोडॉन कम इनटू द ए साइट पर आएगा, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करेगा, एनर्जी लगेगी और राइबोसोम स्प्लिट बैक इनटू द सेपरेट सब यूनिट। तो सबसे पहले राइबोसोम्स अलग अलग होंगे, फिर प्रोटीन tRNA से अलग होगी, फिर वो प्रोटीन नेसेंट प्रोटीन कहलाएगी, उससे मिथ्योनिन अलग हो जाएगा, फिर वो प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस की समरी को हम समझते हैं, है ना। अब इसकी समरी क्या है? स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? चार्जिंग ऑफ tRNA, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये 4 स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन के। पहले स्टेप में चार्जिंग ऑफ tRNA में क्या होता है? ये एंजाइम होता है जो ATP का यूज करके अमीनो एसिड को tRNA से जोड़ देता है। इसको हम बोलते हैं चार्ज tRNA। केवल इसी प्रोसेस में ATP लगता है। ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है? राइबोसोम के स्टार्टिंग कोडॉन से tRNA अटैच होता है। एंटी कोडॉन वाला UAC दिख रहा है ना। फिर राइबोसोम की लार्ज यूनिट अटैच होती है। ठीक है। फिर ए साइट पर एक दूसरा अमीनो एसिड आके अटैच होता है। तो ये जब आके अटैच होगा तब एक ATP लगेगा। इसके अटैच होते ही अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम इलोंगेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें राइबोसोम की बड़ी यूनिट में या तो 23S RNA होता है प्रोकैरियोट में और 28S होता है यूकैरियोट में। तो 23S वाला जो राइबोसोमल RNA है
वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना के अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ देता है। तो पहला पेप्टाइड बॉन्ड जो है CNH2 और COOH ग्रुप के बीच में बनता है। क्लियर हो गया? तो NH2 ग्रुप होता है अमीनो एसिड फर्स्ट का और COOH ग्रुप होगा अमीनो एसिड सेकेंड का। तो इस प्रोसेस बोलते हैं इलॉन्गेशन। और यहाँ पे इस पूरे पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 2 GTP और 1 ATP लगेगा, है ना? तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 2 GTP और 1 ATP, या ऐसे ही बोल सकते हैं एक अमीनो एसिड के जुड़ने में 2 GTP और 1 ATP लगता है। अगर बोलता है 10 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें 10 ATP और 20 GTP लगेंगे। अब अगले डायग्राम में आइए। अब ये वाला यू पहला वाला टीआरएनए अलग हो गया है। अब दूसरा वाला टीआरएनए ए साइट पे अटैच है, पी साइट खाली है। अब ये राइबोसोम आगे मूव करेगा। जब राइबोसोम आगे मूव करेगा तो ये वाला टीआरएनए दूसरा वाला टीआरएनए तो यहीं पे अटैच है। देखिए ये दूसरा वाला टीआरएनए तो GAU से ही अटैच है, ठीक है? तो उसकी पोजीशन तो पी साइट पर हो गई है, ए साइट खाली हो गई। आ रही बात समझ में? केवल राइबोसोम को मैंने मूव कराया है, सेकेंड वाले अमीनो एसिड की पोजीशन CUA पे पहले भी थी और CUA पे अभी भी है। क्लियर हो गया? अब इस ए साइट पर नया तीसरा अमीनो एसिड आके अटैच होगा। जब तीसरा अमीनो एसिड आके अटैच होगा तो ये फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा किससे? सेकेंड वाले अमीनो एसिड से। तो इसका NH2 ग्रुप होगा और इसका COH ग्रुप होगा। तो यहाँ पे फिर वही एंजाइम आएगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब यहाँ पे 2 GTP कैसे लगे? तो जब राइबोसोम मूव करा उसको बोला ट्रांसलोकेशन, वहां पे एक GTP लगा, और जब ये अटैच हुआ तो यहाँ पे एक GTP लगा, 2 ATP हो गए, 2 GTP हो गए। और ये जो टीआरएनए इसमें एक्टिवेट हुआ था अमीनो एसिड के लगने पर, वहाँ एक एटीपी लगा हुआ। फिर अगले स्टेप में फिर देखिए ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ट्रांसलोकेशन में फिर ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये वाली साइड खाली हो जाएगी, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक जीटीपी लग जाएगा, और ये जो टीआरएनए आया है अमीनो एसिड लेकर, इस अमीनो एसिड के अटैच होने पर एक एटीपी लग गया, ठीक है? अब ये वाला टीआरएनए जो है यहाँ पे आके जुड़ा, तो यहाँ पे एक जीटीपी लग गया, तो 2 जीटीपी और एक एटीपी लग गया, तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और राइबोसोम देखो GUC से कहाँ पहुंच गया? CAG पहुंच गया, फिर लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा? स्टॉप कोडॉन पे। तो ऐसे 5 to 3 मूव करता रहेगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? AC अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? स्टॉप कोडॉन। इस स्टॉप कोडॉन का कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे राइबोसोम ये नए नए जुड़ते जाते हैं और पुराने राइबोसोम आगे होते जाते हैं। तो एक mRNA में कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं और हर राइबोसोम में एक जैसी ही प्रोटीन बनती है, और ये मूवमेंट 5 to 3 एंड कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर ये इसकी और समरी दी है कि ये डीएनए हो गया, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये हो गया, फिर एमआरएनए की प्रोसेसिंग हुई तो स्प्लाइसिंग बोलते हैं, फिर एमआरएनए बाहर निकल के आया, ये ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई, ये ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन के 3 पार्ट, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एंटीबायोटिक इनहिबिट द स्पेशली प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये राइबोसोम के स्मॉल यूनिट को जुड़ने नहीं देता है। तो ये सब बैक्टीरियल प्रोकैरियोट पर एंटीबायोटिक असर करते हैं और उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। इसीलिए हमारे अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S राइबोसोम सब यूनिट को जुड़ने नहीं देगा। टेट्रासाइक्लिन सब यूनिट को इनहिबिट करेगा टीआरएनए से जुड़ने पर। क्लो 50S को पेप्टाइड बॉन्ड बनाने नहीं देगा। एरिथ्रोमाइसिन 50S को ट्रांसलोकेशन करने से रोक देगा। तो ये सारे एंटीबायोटिक आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और फीडबैक दें। ओके, बाय।